बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें वर्ड कॉम्बिनेशन भी होता है और क्लास कॉम्बिनेशन भी होता है। वर्ड कॉम्बिनेशन यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ देयर इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन। हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ ना एक ख़ास रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम उस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा, और अगर वो फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक होगी। जो एंट्रेंस टेस्ट में हमें एक मिस्टेक जो है वो पॉइंट आउट करनी होती है, जिसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, जिसमें देयर आर 4 सेगमेंट्स इन अ सेंटेंस एंड वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग ऑप्शन होता है एक, और उसको जब हम हिट करेंगे तो एक्चुअली हम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हम उसको राइट ऑप्शन को हिट कर रहे होते हैं। तो एक ये होता है वर्ड के हवाले से, और दूसरा जो होता है दैट इज़ फॉर क्लॉज कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लॉजेस, तो उनको हम कंबाइन करते हैं टेंस वाइज। तो वहाँ पे हमें आइडिया होता है, हमें पता चलता है कि किस क्लास के साथ कौन सा टेंस आना है, और ख़ासकर उसमें जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस को लेके चलेंगे आज। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और उसका हम कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो है क्या बेसिकली। तो ज़ीरो कंडीशनल को समझने के लिए हम 2 क्वेश्चन जो है वो रेज़ करेंगे, एक व्हाट के साथ कि व्हाट इज़ ज़ीरो कंडीशन, और व्हेन इट अकर्स, ये कब होता है। देखें, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं तो हम हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं इफ़ से ना। इफ़ के साथ स्टार्ट किया जाने वाला जो सेंटेंस है वो डिफरेंट कंडीशन को ज़ाहिर करेगा। अब ज़ीरो कंडीशन उसमें क्या होगी कि अगर हमारे पास जो है 2 सिचुएशंस बन जाती हैं। नंबर 1 कि एक है यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट और फिनोमिनन, right? When there are 2 situations, there is a universal truth or there is a scientific fact or phenomena, then we take both verbs. Rather, you can say we take verb of 2 clauses from present tense. यानी if के साथ जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो V1 में आएगा विद एक्सेप्शन ऑफ S और ES। ये जो V1 है एक्चुअली इट इज़ और इट डिनोट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपली प्रेजेंट टेंस, राइट। देयर लाइज योर सेपरेटर। इसके बाद ये कॉमा होगा। आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, और सेकेंड क्लास में यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा और इसी तरह सेम जो है ये S या ES हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये एक्सेप्शन में आता है। सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो S या ES का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जाहिर करता है ज़ीरो कंडीशन को। What is zero condition? This is zero condition when both the verbs of 2 clauses are taken from present indefinite tense, mean कि वो उनकी जो verb है फर्स्ट फॉर्म में लेंगे। दोनों क्लासेस के अंदर ऐसा होगा, और ये है क्या ये मैंने आपको बता दिया। और कब होती है? जब भी कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस सूरत में हम दोनों क्लासेस के जो टेंसेस हैं या जो वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट से लेंगे, और ये वाली जो कंडीशन है हमारी ये ज़ीरो कंडीशन कहलाएगी। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखें,
हम जब आइस बॉक्स से बर्फ़ निकालते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है। नाउ दिस इज़ समथिंग नेचुरल, दिस इज़ समथिंग साइंटिफिक। और ये क्या होगा कि ट्रांसलेशन में तो जब हम लिखेंगे इसको तो हम यूँ करेंगे कि अगर आप बर्फ़ जो है फ्रिज से बर्फ़ निकालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो उर्दू में अगर आप देखें तो ट्रांसलेशन इसकी जो है वो ऐसे ही लगेगी जैसे कि हमें फ्यूचर की इंडिकेशन मिल रही है ना। In Urdu we use in fact these two words ga or ge at the end of Urdu sentences, and this becomes the indication for future tense. But make it sure in English we translate both these clauses into present indefinite tense, and this condition actually is known as zero condition. तो मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ और उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि इसमें गलती क्या हो सकती है, आपसे एग्जामिनर क्या गलती जो है वो करवा सकता है। तो करेक्ट सेंटेंस ये है कि इफ़ यू हीट वाटर कॉमा it boils. Now look here, if you heat water it boils. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका if कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है, there lies your subject और heat in fact that makes it your verb and this is from present indefinite tense. ये फर्स्ट वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ये सेपरेटर है और ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसके साथ हमने बॉयल्स जो है V1 लगा दिया है और इसमें S और ES जो है ये दोनों हमने यूज़ कर दिए हैं क्योंकि इट सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, नाउ दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि गलती क्या हो सकती है तो मिस्टेक क्या बनेगी, नंबर वन दो तरह से बन सकती है। पहली स्टेज में ये है कि इफ़ यू यहाँ पे वो विल लगा दे तो ये जो विल हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, या अगर यहाँ पे वो विल ना यूज़ करे तो इधर वो लिख दे इट विल बॉयल, इट विल बॉयल, तो हमें फ्यूचर का इंडिकेशन जो है वो यहाँ से मिलता है। तो इस पोजीशन में ये वाला आपका जो है सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। सो एंट्रेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स एग्जामिनर जो है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करता है जहाँ पे ट्रांसलेशन की अगर उसमें हम देखें, बिकॉज वी लर्न सो मेनी थिंग्स थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और अल्टीमेटली वो गलत हो जाता है, वो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको अच्छे तरीके से पहले ज़हन नशीन कर लिया जाए, समझ लिया जाए ताकि इस गलती से बचा जा सके। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, इफ़ यू गो हायर इट कूल्स, इफ़ यू टच इलेक्ट्रिसिटी इट शॉक्स। ये नहीं लिखेंगे इट विल गिव यू अ शॉक, इट शॉक्स। तो ये शॉक्स जो है दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट, एंड इफ़ यू टच, टच इज़ आल्सो प्रेजेंट। तो दोनों टेंसेज को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट में लेंगे। इस तरह से ये आपका जो है वो क्या बनेगा जी, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। ये उसके अंदर स्ट्रक्चर होगा और वो दोनों मिस्टेक जो हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। राइट, अगला मूव करते हैं। ये नंबर 1 था जो कि हमारे पास जो है वो पहला सेंटेंस था क्लॉज कॉम्बिनेशन में जो ज़ीरो कंडीशनल था। सेकंड की तरफ जाते हैं। जो सेकंड हमारा है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। नाउ हियर व्हाट हैपन्स, हम लोग स्ट्रक्चर ये रखेंगे क्योंकि इफ़ तो आपको पता है कि कंडीशनल के लिए ज़रूरी है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 विद द एक्सेप्शन ऑफ SRES, और देयर लाइज द सेपरेटर, ये वो कॉमा है जो सेपरेट करेगा उसको। और सेकेंड क्लास में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, इसके साथ अब हम यूज़ कर रहे होंगे विल या शेल। और आपको पता है कि विल और शेल जो है ये मॉडल्स भी हैं फ्यूचर के, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम V1, दिस शोज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या आप रूट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसी के लिए जो है वो हम बेयर इन्फिनेटिव का वर्ड भी यूज़ करते हैं।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए। इफ़ यू प्ले वेल, कॉमा, you will win the match. Okay? If you play well, you will win the match. Now look here. ये आपका if और उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली जो कि बेसिकली प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है। Now this is your present clause और you will win the match, ये will इंडिकेशन है फ्यूचर की, और इसके बाद आपने विन जो यूज़ किया है ये इसकी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, विल और शेल के साथ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करेक्ट सेंटेंस है आपका, इसमें कोई गलती नहीं है। पंक्चुएशन के जो साइन कॉमा है वो भी अपनी जगह पे प्रॉपर लगा हुआ है, और उसके बाद जो इफ़ कंडीशनल के को ज़ाहिर करता है ये भी इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है वो हमने विल के साथ, और अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर होता सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाता, आई या वही आ जाता, तो हम उसके साथ शेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ विल इज़ बीइंग यूज्ड, इसके अंदर विल ही यूज़ किया जाता है। और विल और शेल मैंने आपको बताया कि जैसे कि इंडिकेटर हैं फ्यूचर के, और इनके साथ ये चूँकि मॉडल्स में भी आते हैं तो लिहाजा ये यहाँ पे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब गलती क्या हो सकती है इसके अंदर भी जो है, सिंपल ये है कि इफ़ क्लास के साथ अगर वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे विल यूज़ कर लेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो यह है कि इफ़ क्लास के साथ हमें विल यूज़ नहीं करना चाहिए, और सेकेंडली दो जगह पे विल जो है इधर भी और इधर भी ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, या ये हमारे सेंटेंस को रिडंडेंट बना देता है। तो इस तरह ये दूसरी मिस्टेक इसमें हो सकती है। एक और मिस्टेक ये हो सकती है कि यहाँ पे उसने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी है, प्रेजेंट यूज़ कर दिया है, यहाँ पे विल के बजाय जो है वो वुड का इस्तेमाल अगर करेगा तो ये भी गलती हो सकती है यहाँ पे, राइट। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो इसके अंदर आ सकती है, और ये हमारा सेकेंड सेंटेंस था जो कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। लेट्स गो अहेड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप जो है वो उसमें इनबॉक्स कर सकते हैं, साथ साथ हमें जो है वो बता सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा जो है वो दोहराई जा सकती है या इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो है मूव करते हैं, दैट इज़ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, राइट। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम जो है वो V2 यूज़ करेंगे। V2 का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सिंपली आप कह सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपका कॉमा आ जाएगा, सेपरेट करेगा दोनों क्लासेस को ये, और इसके साथ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए वुड, और वुड के बाद जो है जैसे आपको पता है कि विल, शैल और वुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम V1 यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, इफ़ यू वर्कड हार्ड, कॉमा, you would pass your test or exam. Now this is the correct sentence. यहाँ देखिए तो हमने क्या किया है, वर्ब जो है ये V2 या जिसे हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या सिंपली इट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। हमने पहली क्लास में पास्ट टेंस यूज़ किया, सेकेंड क्लास में हमने क्या किया है, यू के साथ वुड यूज़ किया है, और वुड के बाद हमेशा V1 यूज़ करते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे, स्ट्रक्चर के एतबार से और मीनिंग के एतबार से भी इट्स अ करेक्ट वन। गलतियाँ क्या हो सकती हैं यहाँ पे, दो तीन गलतियाँ इसमें आ सकती हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे उसने वर्क यूज़ किया है तो इधर वो वर्क कर दे, यानी वर्क की बजाय वर्क कर दे, इसको प्रेजेंट टेंस बना दे तो गलत हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर वो वर्कड ही रहने देता है तो सेकंड क्लास के अंदर जो है वो यहाँ पे उसको विल कर दे तो गलत हो जाएगा।
और मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें जो गलती करवाता है एग्जामिनर वो ये है कि यहाँ पे वो वुड की बजाय पास्ट टेंस के साथ जो है वुड हैव का इस्तेमाल करवाता है। और आपको पता है कि वुड हैव के बाद जो है कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते, यहाँ पे वो पूरा इसको अंडरलाइन करवा देगा, वुड हैव पास्ट। अब ये बजाय तो ठीक है हैव के साथ जो है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इधर जो है पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के साथ जो है कभी भी ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हम यूज़ नहीं करते, ये गलत हो जाता है। राइट, नेक्स्ट है जी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास जो है दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर होगा, इफ़ के साथ हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, हैड के साथ आपको पता है हैज़, हैव और हैड जो है ये इंडिकेटर्स हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे कॉमा के ज़रिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और वुड हैव के बाद बेटा आपको पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। नाउ दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम्पल इसकी ये है कि इफ़ यू हैड listen to me, comma, you would have passed your test, right? You would have passed your test. अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने हैड यूज़ किया है, और हैड के साथ लिसन जो है दैट इज़ एक्चुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे हम कहते हैं, तीसरी फॉर्म है वर्ब की। इसके साथ हमने ये सब्जेक्ट है यू और वुड हैव यूज़ किया है, वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये वाला स्ट्रक्चर हम थर्ड कंडीशन में फॉलो करते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें वो गलतियाँ क्या क्या कर सकता है। एक तो गलती ये करेगा कि वो हैड यहाँ पे यूज़ ही नहीं करेगा, सिंपल जो है वो लिसन टू मी कर देगा, यानी पास्ट टेंस यूज़ करेगा, और इस पास्ट टेंस के साथ फिर वुड हैव का जब इस्तेमाल होगा तो ये गलती हो जाएगी। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो है वो हैड रहने दे, इसी तरह जिस तरह पहले लिखा होता इफ़ यू हैड लिसन टू मी, तो यहाँ पे जो है वो वुड हैव की बजाय सिंपल क्या वो कह दे यू वुड पास योर टेस्ट, तो यहाँ पे ये सेकंड मिस्टेक हो सकती है इस सेंटेंस के अंदर। इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने चार चीज़ें की हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल जो है सेंटेंसेस हमने पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मैं फर्दर इसकी जो इफ़ के साथ मज़ीद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, व्हेन के साथ जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उसके बाद सिंपल जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो मैं क्लियर करूँगा, और उसके बाद फिर वर्ड की कम्बिनेशन की तरफ जाएँ।